Hello everyone. In this second chapter, yesterday we have studied about types of forces, in which we had studied balance force. As we all know, in our previous class I taught you about the types of forces. There are two types of forces. First is our balance force and second is unbalanced force. So in balance force we have studied in details yesterday, and today its second part I am going to teach you in details. So unbalanced force, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. When unbalanced forces act on a body, they produce a change in its state of rest or of uniform motion. That is, unbalanced forces can move a stationary body or they can stop a moving body. In other words, we can say unbalanced force acting on a body can change its speed or direction of motion. This will be clear for the example. तो अनबैलेंस फोर्स क्या है? इसको हम कहते हैं असंतुलित बल. असंतुलित बल मीन्स जो किसी वस्तु पर लगकर उसका संतुलन बिगाड़ दे और संतुलित कर दे. तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी जीरो न हो, तो ऐसे बल को हम असंतुलित बल कहते हैं. उसमें क्या था कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी जब शून्य हो जाता था तो बल उस पर प्रभावी नहीं हो पाता था. इसमें क्या है, जब वस्तु पर लगने वाले सभी बल जीरो न हो, नॉन जीरो हो, तो बल का कुछ न कुछ प्रभाव उस पर पड़ेगा और वह उसकी स्थिति को परिवर्तित करेगा. ऐसे बल को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं. तो जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगता है तो यह इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है. यदि वह विराम में है तो वह उसको गति में ला सकता है, और यदि वस्तु गति में है तो वह उसे रोक सकता है, विराम में ला सकता है. यानी असंतुलित बल स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है और गतिशील वस्तु पर प्रभावी होकर के उसे रोक सकता है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो असंतुलित बल होते हैं जब किसी वस्तु पर लगते हैं तो वह उस वस्तु की गति या उसकी दिशा भी बदल सकते हैं. इस बात को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसा बैलेंस फोर्स में कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक भारी बक्सा ग्राउंड पर रखा हुआ था और उसको हम लोग खींच रहे थे, पुश कर रहे थे, उस पर 4 बल लग रहे थे. इसी तरह से अब हम एक टॉय कार का एग्जाम्पल लेते हैं. एक टॉय कार जो है वह ग्राउंड पे स्थिर है. हम उसको अपने हाथों से पुश करते हैं ताकि वो गति में आ जाए. तो हम देखते हैं कि जब हम टॉय कार को पुश करते हैं तो वह गति में आ जाती है. तो इसमें 4 जो है बल इस पर काम कर रहे हैं. ये बल है, पहला फोर्स ऑफ आवर पुश, सेकंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्थ फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड. तो जो हमने पुश किया वो बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा और पृथ्वी के द्वारा ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगेगा. ये 4 बल उस टॉय कार पर काम करते हैं. तो इस स्थिति में हाथ से जो हम धक्का देते हैं वो पुश फोर्स है जो हम कार पे लगा रहे हैं. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वह नीचे की ओर काम करता है और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वह ग्राउंड ऊपर की ओर लगाता है. तो फोर्स ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं. ग्रेविटी जो है पृथ्वी किसी वस्तु को उसके भार के कारण नीचे की ओर खींचती है. उसको बैलेंस करने के लिए नीचे से ग्राउंड एक बल लगाता है जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं. इस तरह से ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. तब कार में जो पहिए लगे हुए हैं वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ महसूस करते हैं. तो जब हम पुश फोर्स करते हैं तो हमारा पुशिंग जो फोर्स है वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है. इस प्रकार से कार जो है हमारी चल पड़ती है. तो जब
किसी वस्तु पर या टॉय कार पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी जीरो नहीं हो तो वह असंतुलित बल उत्पन्न करेगा, जिससे कार जो हमारी विरामावस्था में थी वो कार अब चलने लगेगी। तो टॉय कार जो है वह हमारे पुश करने के दिशा में कार अब चलने लगती है। तो इस प्रकार से किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए हमें जो फ्रिक्शन फोर्स उस मोशन का विरोध कर रहा है उससे बड़ा बल उस पर हमको लगाना पड़ता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स कार के टायर पे लग रहा है, जो उसकी गति को रोक रहा है, उससे बड़ा जब हम पुश फोर्स लगाएंगे तो कार हमारी चलने लगती है। जैसे एक बड़ी कार है या ट्रक है, जब हम एक आदमी उसको पुश करता है तो हमारा ट्रक चल नहीं पाता है। जब 10-20 लोग लग करके और एक साथ पुश करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो उस पर लग रहा है उससे बड़ा हम पुश फोर्स करते हैं तो हमारा वो ट्रक चलना शुरू कर देता है। यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उसके फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा बल हमें उस पर पुश करना पड़ेगा। अब यह बात ध्यान देना है कि हेवी बॉक्स जो हम लोगों ने देखा था, अगर उसको भी बहुत बड़े बल से हमने पुश किया होता तो वह भी चलना शुरू कर देता। तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसके गति को अपोज कर रहा था उससे बड़ा बल हमें लगाने की आवश्यकता होती है जब हम उसको मूव कराना चाहते हैं। जब हम एक सूटकेस को पकड़ करके ग्राउंड से ऊपर चलते हैं तो ग्रेविटी फोर्स सूटकेस पर नीचे की ओर लगता है और हमारा हाथ जो है ऊपर की ओर एक बल लगाता है। अगर हम सूटकेस को अपने हाथ से छोड़ दें तो अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर काम करने लगती है और तब सूटकेस नीचे गिर जाता है। लेकिन हाथ से हमने पकड़ा हुआ है, हाथ से ऊपर की ओर हम बल लगा रहे हैं, तो जितना ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है उतना हमने हाथ से उसको पकड़ करके बैलेंस किया हुआ है। इस कारण सूटकेस हमारे हाथ में आराम से चलता है। तो ग्रेविटी फोर्स जो है वह सूटकेस में लग रहा है। इसी प्रकार से रस्साकसी के खेल में दो दल होते हैं और एक दल के जितने खिलाड़ी हैं वो रस्सी को अचानक छोड़ दें तो अनबैलेंस फोर्स जो है दूसरी टीम पे काम करेगा, जिससे सभी दूसरे टीम के जो खिलाड़ी हैं वो पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो इस स्थिति में अनबैलेंस फोर्स जो है वह कम मोशन उत्पन्न करेगा। तो इससे स्पष्ट है कि जब असंतुलित बल वस्तु पर लगता है तो यह वस्तु में मोशन उत्पन्न करता है। दूसरा बात हमें यह ध्यान देना है कि अनबैलेंस फोर्स जो है वह गतिशील वस्तु को रोक भी सकता है। जैसे एक बॉल जो है वह पृथ्वी पर लुढ़क रहा है तो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर काम कर रहा है, जिसके कारण कुछ समय के बाद गेंद जो है वह रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि गेंद हमेशा गति में रहेगा। तो उसको कौन सा बल रोक रहा है? फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है, जो उसकी गति को लगातार कम कर रहा है। अनबैलेंस फोर्स में वो बदल जाता है, जिसके कारण चलता हुआ गेंद हमारा रुक जाता है। तो अनबैलेंस फोर्स जब किसी वस्तु पर लगता है तो वह वस्तु के गति और दिशा को भी बदलता है, और इसका विपरीत भी सत्य है। यदि किसी वस्तु की गति बदल रही है तो अनबैलेंस फोर्स जो है इस पर काम कर रहा है। जब हम किसी चलती हुई साइकिल में पैडल मारना छोड़ देते हैं तब इसका गति धीरे धीरे कम होता है और अंततः यह जाकर के रुक जाती है। यानी जो चलती हुई साइकिल में जो गति थी वह अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर काम करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साइकिल के गति का विरोध करता है। अगर अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, हवा का रेजिस्टेंस काम नहीं करता, तो चलती हुई साइकिल सदा चलती ही रह जाती। लेकिन जैसे हम पैडल मारना छोड़ते हैं, कुछ समय के बाद हमारी साइकिल का स्पीड धीरे धीरे घटते घटते साइकिल रुक जाती है। यानी अनबैलेंस फ्रिक्शन फोर्स इस पर काम कर रहा है। इसी तरह से कोई गाड़ी है, अगर उसको लगातार हम पुश करते हैं तो ये मोशन में होता है। तो
गैलीलियो ने कहा कि वस्तुएं जो हैं वह कांस्टेंट स्पीड से चलती अगर उस पर बल काम नहीं करता। गैलीलियो ने बताया था कि अगर वस्तुओं पे कोई बल काम न करे तो वस्तु लगातार चलती रहती, लेकिन वस्तुओं पे बहुत सारे बल लगते हैं, इसलिए वस्तु रुक जाती है। तो अब हमें यह ध्यान देना है कि अगर हम लोग फोर्स की बात करेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, तो प्रायः यह अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में ही हम बात करेंगे। तो अनबैलेंस्ड वर्ड जो है हम फोर्स के साथ बार बार नहीं लगाते हैं अपनी सुविधा के लिए, इसलिए फोर्स की जब बात होगी तो हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगले दिन हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं जिनका हमारे साइंस में बहुत बड़ा उपयोग है, उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।